तो आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, ग्रेविटेशन। ठीक है, देखिए ग्रेविटेशन में क्या क्या चीज़ें होती है हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि ग्रेविटेशन अप्लाई कैसे होता है, एक बॉडी दूसरे बॉडी को ग्रेविटेशन फोर्स कैसे अप्लाई करता है, हमारा सैटेलाइट कैसे काम करता है, ठीक है, हमारा जो अर्थ है वो कैसे काम कर रहा है अभी, और हम लोग अर्थ पे कैसे मूव कर रहे हैं। अगर स्पीड अर्थ का ज़्यादा हो जाए तो फिर क्या होगा उनका इफेक्ट, है ना। तो इन सब चीज़ों को हम डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिए ग्रेविटेशन का। तो ठीक है, देखिए ग्रेविटेशन जो है, ठीक है, ये जो चैप्टर है, इनमें हम क्या सोचते हैं, स्टोरी आप लोग जानते हैं न्यूटन के बारे में, है ना, कि न्यूटन एक गार्डन में बैठा हुआ था, सडन से एप्पल गिरा, तो उसने सोचा कि ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। उसके बेसिस पे इसने इसको डिस्कवरी करा, ठीक है, ग्रेविटेशन के लॉ को, और उसने बहुत सारी चीजें उसमें आया, है ना। तो देखिए हम इसको डिटेल में भी जानेंगे, लेकिन अभी हम फिलहाल जानते हैं क्या, ठीक है, कि ग्रेविटेशन जो है ना, ठीक है, तो ये न्यूटन ने कैसे अप्लाई करा, ठीक है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है वो देख लीजिए, ठीक है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या फिर इसी को यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम पहले जानते हैं। मान लीजिए मेरे पास दो बॉडी रखा हुआ है, एक बॉडी ये है ना, ए, एंड एक बॉडी यहाँ पे बी, ठीक है। इसकी हम बात करें, बॉडी ए और बी की अगर बात करें हम, तो यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास एक बॉडी जो है, ये ए और बी दोनों के बीच का डिस्टेंस आर है। तो इन दोनों पे जो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, है ना, वो कितना होगा। हम इसका मास मानते हैं m2 है, इसका मास मानते हैं m1 है। तो इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा ना, फोर्स, ये बताया जाता है कि फोर्स जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास होगा। मतलब क्या, कि जितना मास का प्रोडक्ट ज्यादा होगा उतना ज्यादा फोर्स होगा। मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा फोर्स होगा, ठीक है। पहली बात तो ये होती है। दूसरी बात होती है कि फोर्स जो है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट देयर सेपरेशन होता है। मतलब क्या हुआ, ये दोनों का बीच का डिस्टेंस आर है, और इन दोनों के बीच का जो फोर्स लगेगा ना, ये 1/r² के अनुसार होगा, 1/r² के अकॉर्डिंग ये चेंज होगा। मतलब इनके बीच का सेपरेशन का 1/r² होगा, ठीक है, 1 बाई सेपरेशन का स्क्वायर होगा। मतलब क्या हुआ, ये डायरेक्टली होगा और ये इनवर्सली होगा। मतलब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ठीक है। तो ये होता है ग्रेविटेशन। मतलब क्या, कि एक बॉडी दूसरे बॉडी को कितना फोर्स लगा के अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, ये होता है ग्रेविटेशन, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम बोले कि जो मेरा सन के साथ जो ये अर्थ मूव कर रहा है, सन है ये, ठीक है, और ये अर्थ है, ये मूव कर रहा है सन के चारों ओर, तो ये भी ग्रेविटेशन के कारण ही मूव कर रहा है। अब इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे क्यों ऐसा मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो पहले हम ये जानते हैं कि दो बॉडी रखा हुआ है, दुनिया में कहीं भी दो बॉडी होगा, उनके बीच में एक फोर्स लगेगा मास की वजह से, ठीक है। तो मास की वजह से जो फोर्स लगता है उन दोनों के बीच में, उसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई थिंक आया होगा। तो इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्या क्या होता है ग्रेविटेशन। तो देखिए इनको हम डिफाइन करते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, ठीक है। ये कहते हैं कि द फोर्स बिटवीन टू मासिव पार्टिकल is directly proportional to product of their mass तो द फोर्स ऑफ, यहाँ हो गया, gravitation is directly proportional to product of their mass and inversely proportional to
टू प्रोडक्ट और ये स्क्वायर ऑफ देयर सेपरेशन। मतलब मैथमेटिकली हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि दो अगर बॉडी है मेरे पास, बॉडी ए और बॉडी बी, इनके बीच का डिस्टेंस अगर r हो तो, और इसका मास अगर ma हो और ये इसका मास अगर mb हो, तो हम कह सकते हैं the force between two particles will be directly proportional to product of mass ma into mb and inverse, and that is force is inversely proportional to square of their separation. It means 1 upon r square. Okay, it means the force will be the square of their separation. That is inversely. तो ये हम कह सकते हैं, इन दोनों से हमको एक कंक्लूजन है. What is that? We will get a conclusion from both these. F both are equal, so we can equate this. That will be F directly proportional to product of mass ma and mb and inversely proportional to r square. तो F equal to F proportional to हो जाएगा ma into mb. ma मास इसका है ना, इसका मास ma है, इसका मास mb है, ma into mb अपन r square. अब क्या करना होता है हमको, जो प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं ना तो एक कांस्टेंट लगाते हैं. तो कांस्टेंट लगा के क्या करते हैं, देखिए F इक्वल टू हो जाएगा ma इंटू एम बी बाई आर स्क्वायर इंटू जी. जी एक कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशन कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट. इट मींस व्हाट कि ये जी जो है ना, ये बड़ी काम की चीज है. अभी आपको बता रहे जी के बारे में, ठीक है. अभी आप इसको नोट कर लीजिए, फिर जी के बारे में बता देगा आपको. तो देखिए F इक्वल टू था मेरे पास m1 इंटू m2 अपन आर स्क्वायर इंटू का जी. तो देखिए अब जी के बारे में तो हम जानते हैं जी क्या होता है, ठीक है. जी जो है यहाँ पे जो इसका जो पहले जो सब साइंटिस्ट कैवेंडिश नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने इसका सबसे पहले वैल्यू निकाला था, ठीक है. और जिसका वैल्यू था 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये वैल्यू. अभी कैसे आता है देखिए, आपको बता रहे कैसे आएगा. ये जी जो है ना, ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है. ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है. इसका वैल्यू कहीं चेंज नहीं होगा, इट इज फिक्स्ड, ठीक है. ओके, आगे देखिए यहाँ पे, ठीक है. ग्रेविटेशन कांस्टेंट के बाद ये जो हमको मतलब जी मिल रहा है ना, इसका वैल्यू कहीं चेंज नहीं होता है ना, हमेशा. कोई भी प्लैनेट पे जाइए, किसी भी जगह जाइए, ये हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है. ओके, अब F इक्वल टू आपको पता है m1 m2 अपन r स्क्वायर इंटू जी होता है. तो देखिए जब r अगर 2 गुना बढ़ेगा ना तो फोर्स 4 गुना घट जाएगा, ठीक है. इसका मतलब ये हुआ. तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 अपन r स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ठीक है. F फोर्स अगर दुगुना बढ़ेगा, मतलब ये r अगर दुगुना बढ़ेगा तो ये 4 टाइम घटेगा. इसका मतलब ये होता है, ठीक है. अब एक सब एग्जांपल देकर आपको समझा रहे हैं. मान लीजिए पहले ये दो ऑब्जेक्ट है ना, ये m1 मास का है, ये m2 मास का है. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो अभी 2 मीटर है ना. बाद में जो है इनका डिस्टेंस जो है m1 है और ये m2 है, इनका डिस्टेंस जो है यहाँ पे हो गया 4 मीटर. अब दोनों के बीच में फोर्स का क्या रिलेशन होगा वो निकाल लेते हैं. दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा. तो फोर्स जो है फर्स्ट केस की बात करेंगे, ये पहला केस है और ये दूसरा केस है. देखिए पहला केस में फोर्स निकालेंगे, फोर्स इन फर्स्ट केस. तो क्या होगा, जी m1 m2 अपन आर स्क्वायर, m1 इंटू m2 अपन का आर स्क्वायर, आर मतलब 2 का स्क्वायर 4, ठीक. F2 निकालेंगे हम. F2 दूसरे केस में फोर्स कितना होगा, जी m1 m2 अपन का आर स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, ठीक. 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपको 4 यहाँ पे, और 4 का स्क्वायर 16. अब एक बात बताइए हमको, ये 4 से 4 16 हो गया. देखिए ये दोनों बराबर ऊपर वाला है ना,
बस चेंज क्या हो रहा है ये, आप चाहे तो इसका रेशियो निकाल सकते हैं, F1 अपन F2 कर सकते हैं। तो F1 अपन F2 कर लीजिए, ये आपको आएगा F1 कितना मेरे पास जी M1 M2 अपन का 4, और नीचे में होगा F2, तो नीचे में अगर F2 लिखिएगा ना तो आपका ये 16 ऊपर जाएगा और नीचे वाला ये नीचे आएगा ना, ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा जी M1 M2। देखिए कट जाएगा पूरा, 4 4 16। तो एक बात देखिए F1 इक्वल टू 2F4, ये यहाँ देखिए F1 अपन F2 कितना है 4, इट मीन्स F1 अपन F2 इक्वल टू 4/1। इट मीन्स कितना देखिए जो है ना F1 जो है ना F2 का 4 टाइम्स हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि आप इसमें दोनों रिलेशन निकाल सकते कुछ भी, F1 कर दीजिए 4 हो गया तो F2 1 हो गया। मतलब क्या हुआ कि F1 4 था तो बाद में कितना हो गया 4 1 हो गया, ऐसा आप समझिए। F1 जो है पहले 4 था, ठीक है ना यहाँ पे, तो F2 जो है बाद में जो हुआ ये 4 हो, ये 1 हो गया। मतलब क्या हुआ कि फोर्स कितना घट गया 1/4 टाइम। मतलब ये अगर दुगुना बढ़ा तो फोर्स क्या हुआ 4 टाइम देखिए घट गया, ठीक है ना। तो याद देखिए जैसे डिस्टेंस बढ़ता है ना, जैसे डिस्टेंस दुगुना हो रहा है वैसे फोर्स क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्या फोर्स जो है यहाँ पे क्या हो रहा है दुगुना, ये फोर्स जो है 4 गुना घटेगा, है ना। फोर्स ये डिस्टेंस अगर दोगुना बढ़ रहा है तो फोर्स 4 गुना घट जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। वो देखो जो सिग्निफिकेंस क्या है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, क्या महत्व है उसको देखते हैं, ठीक है। ये इट इज द फंडामेंटल फोर्स इन नेचर, ठीक है। दुनिया में जो है, ठीक है, जो 4 फोर्सेस हैं उनमें ये एक फंडामेंटल फोर्स है। दुनिया में 4 तरीके के फोर्सेस होता है, कौन कौन फोर्सेस आपको पता होगा। ग्रेविटेशनल फोर्सेस होता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होता है, ठीक है, और तीसरा होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, और चौथा होता है वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है। ठीक है, तो ये 4 तरीके के फोर्सेस होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये दुनिया में 4 तरीके के फोर्स होते हैं। जितने भी फोर्सेस है इन्हीं का कुछ ना कुछ पार्ट से बनके बनते हैं ना, तो ये 4 ही मेन फोर्सेस होते हैं दुनिया में, बाकी और फोर्सेस जो है इन्हीं के अंदर ही आते हैं, ठीक है। तो ये फंडामेंटल फोर्स होता है नेचर में। दूसरी बात, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सोलर सिस्टम एंड मोशन ऑफ प्लैनेट। हमारा जो सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करता है ना, ये इसी की वजह से रहता है ना। उसके बाद इट होल्ड द एटमॉस्फेयर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये जो है ना हमारे एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखता है, हमारे अर्थ पे जो एटमॉस्फेयर है ना इन्हीं की वजह से है। उसके बाद ड्यू टू इट वाटर फ्लो इन रिवर्स। तो रिवर्स में जो वाटर फ्लो होते हैं ना नदियां में, वो इन्हीं की वजह से होता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से। क्योंकि ऊपर से नीचे आएगा पानी, तो पानी जो ऊपर से नीचे आएगा उसको कौन खींचेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स खींचेगा। उसके बाद थर्ड, इसके बाद नेक्स्ट में क्या है, ड्यू टू इट रेनफॉल एंड स्नोफॉल अकर्स। इसी की वजह से रेनफॉल और स्नोफॉल होता है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, इसके वजह से रेनफॉल होता है और स्नोफॉल होता है। तो ये बातें आप समझ में अगर आपको आ गई तो ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है कि अब हम देखेंगे कि न्यूटन ने कैसे गैस करा कि एफ जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 होगा और एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² होगा, ठीक है। ये कैसे न्यूटन के दिमाग में आया, देखिए सबसे पहले केप्लर नाम का साइंटिस्ट था, ठीक है, जिसने अपने 3 लॉ दिए थे, ठीक है। वो भी क्या, वो बता रहा हूँ अभी 3 लॉ क्या थे उनके। तो उन्हीं के 100 ईयर्स के बाद जो है न्यूटन इसके बारे में स्टडी करा, उसको वो देखा, उनके बाद जो है उसने ये लॉ मतलब अपना कंक्लूजन करके निकाला, ठीक है। तो आगे हम समझते हैं वो लॉ कैसे निकला और ये कैसे आया, ठीक है। तो देखिए केप्लर का लॉ क्या है, इनको हम देखते हैं केप्लर ने क्या लॉ दिया था, ठीक है। केप्लर क्या बोला था कि जितने भी प्लैनेट्स है ना ये सर्कुलर पाथ पे नहीं घूमता है ना। ये जो है सर्कुलर पाथ पे, पहले जो गैलीलियो सब थे वो मानते क्या थे
कि जो साइंटिस्ट थे गैलीलियो सब, वो मानते थे कि अर्थ जो है ना, ये जो है सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, ठीक है, सन के चारों ओर। लेकिन बाद में इसने बताया, केपलर ने, कि जितने भी प्लैनेट है वो इलिप्टिकल पाथ पे मूव करते हैं, ठीक है, सन के चारों ओर। तो प्लैनेट्स revolve on circular path. Around the sun. मतलब ये ऐसा, ये सन है तो प्लैनेट कुछ ऐसा मूव करेगा, ठीक है, ऐसा पाथ, ये होता है इलिप्टिकल पाथ। जस्ट अंडा जैसा पाथ है ना, ओवल शेप। ठीक है, इस शेप पे मूव करेगा। इसका दो फोकस होता है, ठीक है, एक फोकस यहाँ, एक फोकस यहाँ, इसका दो फोकस होगा, इसको फोसी बोलते हैं, ठीक है। तो इनका दो फोकस होता है, इनका जो एवरेज होता है उनकी बात करेंगे, इसका रेडियस की बात करें, इनका जो एवरेज होगा दोनों फोकस का, उनकी बात करेंगे, ठीक। दूसरी बात क्या बताया इसने, प्लैनेट तो इस पाथ पे मूव करेगा, ये बात पहले बताया, ऐसे मूव करेगा प्लैनेट, सन अगर ये है तो, ठीक है। दूसरा बात इसने क्या बताया कि प्लैनेट्स स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल टाइम। मतलब क्या हुआ कि इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करेगा। मतलब क्या हुआ, मान लीजिए एक प्लैनेट यहां से यहां आता 2 दिन में, 2 डे लगा इसको आने में, मान लेते हैं यहां से यहां आया, ये एरिया बना, ठीक। उसके बाद यहां से प्लैनेट यहां गया 2 दिन में, कहीं और गया, यहां से यहां तक गया। ये जो एरिया होगा, ये एरिया A1 और ये एरिया A2, ये आपस में दोनों बराबर होगा, क्योंकि टाइम सेम है तो एरिया भी सेम होगा, ठीक है। तो ये जो एरिया होगा यहाँ पे, इसका नाम रख देते हैं AOB और COD। तो एरिया AOB जो होगा इक्वल टू होगा एरिया ऑफ COD। ये बताया क्या पूछा, मतलब क्या हुआ कि इक्वल टाइम में अगर चलेगा ना तो इक्वल एरिया इसका बनाएगा ना, इसका जो एरिया होगा इक्वल होगा, ठीक है। ये दूसरा लॉ होता है केपलर का। और इसने थर्ड लॉ बताया क्या, देखिए, और बाद में एक्चुअल लॉ जो है ना, लॉ का प्रूफ नहीं होता, क्योंकि लॉ का प्रूफ इसलिए नहीं है क्योंकि ये ना गैस कितना करने में कितना हजारों साल लग गए थे डाटा लेने में सबसे। ये अकेले नहीं, इसके पीछे भी और सारे साइंटिस्ट उनका डाटा कलेक्ट कर करके जिसने अपना ऑब्जर्वेशन करा और उसके बाद ये लॉ बनाया है ना। तो एक्चुअली ये जो लॉ थे ना, ये पहले इम्प्लीमेंट किया गया, देखा ट्रू निकला है ना, उसके बाद ये हम लोग को मतलब बुक्स में पब्लिश होता है, ठीक है। इस टाइप से नहीं कि कोई लॉ बन गया है ना उसके अकॉर्डिंग। तो बाद में तो बहुत सारे लॉ का प्रूफ भी आ गया, लेकिन एक्चुअली तभी जो लॉ बना था ना ऑब्जर्व करके, तो इनका प्रूफ नहीं था, है ना। ओके, उसके बाद थर्ड है, इसमें थर्ड में क्या बोला, इसका जो टाइम पीरियड होगा ना वो आर क्यूब के मतलब इसका टाइम पीरियड और आर क्यूब का जो रेशियो होगा रेडियस का वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। इट मींस व्हाट कि ये टी स्क्वायर अपन आर क्यूब जो होगा एक कांस्टेंट होगा। मतलब इसका जो टाइम पीरियड एंड रेडियस का जो रेशियो होगा, टाइम पीरियड, ठीक है, टी हो गया टाइम पीरियड और आर हो गया रेडियस। तो टाइम पीरियड का स्क्वायर और आर क्यूब जो होगा ये कांस्टेंट होगा, ठीक है। किसी भी प्लैनेट का टी स्क्वायर अपन आर क्यूब ये कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो देखिए न्यूटन ने कैसे गैस करा, ठीक है, कि यहाँ पे जो आया न्यूटन ने गैस करा था एफ जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/f आर, इसको कैसे गैस करा। तो देखिए इससे पहले क्या था मेरे पास कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये आप 11th में पढ़ोगे, बस इतना आपको समझ लेना है, ठीक है। वैसे इसको अगर होगा तो हम लास्ट में एक्सप्लेन कर देंगे कि कोई भी बॉडी अगर एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ठीक है,
तो इसका जो फोर्स होता है सेंटीमीटर फोर्स दैट एम वी स्क्वायर अपन आर होता है, एम वी स्क्वायर अपन आर, ये फोर्स होता है फॉर अ बॉडी मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ दैट फोर्स सेंटीमीटर फोर्स एम वी स्क्वायर अपन आर। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना आपको। तो न्यूटन ने कैसे गैस करा, ठीक है, ये चीज, तो इसको हम देखते हैं। ठीक है, देखिए फॉर अ बॉडी, ठीक है, मूविंग सर्कुलर पाथ, तो हम ये कह सकते हैं एफ इक्वल टू होता है एम वी स्क्वायर अपन आर। अच्छा v क्या होगा, यहाँ पे आपको इससे पहले भी पढ़ चुके हैं v पिछले चैप्टर में, 2 पाई आर बाई टी होगा। v क्या होगा, 2 पाई आर अपन टी। तो यहाँ पे रखिए v का वैल्यू 2 पाई आर बाई टी, तो m 2 पाई आर के स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है, बाई टी स्क्वायर, क्योंकि टी स्क्वायर और इंटू ये एक और आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे ये चीज m टाइम 4 पाई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे, और नीचे में यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे टी स्क्वायर इंटू ये आर तो है ही, और ऊपर नीचे हम फिर आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। इससे क्या फायदा होगा, आर स्क्वायर इंटू आर क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। देखिए यहाँ पे, तो आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यूब, इसको भी लिख लेते हैं आर क्यूब। ठीक, और एक बात आप अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे कि आर स्क्वायर, ये आर क्यूब और टी स्क्वायर कांस्टेंट होता है ना, मतलब क्या कि आर क्यूब अपन टी स्क्वायर जो होगा ये कांस्टेंट होगा, क्या प्लस लॉस है। तो इसको हम लिख सकते हैं m इंटू 4 पाई स्क्वायर इंटू के अपन आर स्क्वायर, आर इंटू आर, आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया फोर्स। तो देखिए एक बात, इसमें मास बॉडी का कांस्टेंट 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट होता है, के कांस्टेंट है, आर स्क्वायर बचा। अब आर स्क्वायर क्या हुआ, इसी पे डिपेंड करेगा फोर्स ना, तो फोर्स जो है किस पे डिपेंड करा, आर स्क्वायर पे, है ना। तो हम यहाँ पे बोलेंगे फोर्स दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, है ना। इन सबको अगर हम हटा दें, ठीक है, तो हम प्रोपोर्शनल लगा ले, प्रोपोर्शनलिटी, तो आएगा यहाँ पे फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसी टाइप से न्यूटन ने गैस करा था कि फोर्स 1/r स्क्वायर होगा। ठीक है, दो बॉडी के बीच में। तो ये बात तो हमको समझ में आता है कि जो न्यूटन ने गैस करा ये होगा। ठीक है, कैसे होगा। अब देखिए, हम देखते हैं कि g का जो है यूनिट क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ g, जैसे इससे पहले पढ़े f इक्वल टू क्या हुआ मेरे पास, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। g को इधर रखिए और सबको इधर भेज दीजिए, f इंटू नीचे में r स्क्वायर हो जाएगा जाके, और ये m1 m2 ऊपर में, तो नीचे आ जाएगा m1 इंटू m2 इक्वल टू g। तो देखिए आप, सबसे पहले फोर्स का जो यूनिट होता है न्यूटन होता है, r स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, और नीचे में मास का kg होता है, तो पर kg स्क्वायर हो गया, ये g का यूनिट हो गया। तो g का जो ऐसा यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ऐसा यूनिट ऑफ g, ये g, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ओके, अब g का वैल्यू क्या होता है, g को समझिए, है ना। न्यूमेरिकल वैल्यू जो है g का कैसे समझ सकते हैं, तो मान लीजिए m1 जो है, दो बॉडी है, एक एक केजी का, m1 m2 दोनों 1 केजी का है। ठीक है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है ना, तो r जो है 1 मीटर रखिए हम। तो f के बारे में आपको ये पता है, g ये फॉर्मूला होता है f इक्वल टू g m1 m2 अपन का r स्क्वायर। तो f इक्वल टू आएगा मेरे पास, g का वैल्यू पुट करेंगे हम, क्या यहाँ पे देखिए, g ही रहेगा, m1 कितना 1, m2 कितना 1, r स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, तो f इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास, g हो गया। तो अगर दो बॉडी अगर एक एक केजी का 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखा हो ना, तो वहां पे जो फोर्स लगेगा g के बराबर लगेगा फोर्स, और ये फोर्स होगा आपको 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, ये आपको होगा। ठीक है, ये 1 है। तो इस टाइप से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, दो बॉडी के बीच में कितना कम फोर्स ये दिख रहा है ना, ये बहुत कम फोर्स होता है, जिसको आप विजुलाइज भी नहीं कर सकते। ठीक
ठीक है। सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है इसको हम देखते हैं, ठीक है। देखिए सेंटर ऑफ मास क्या होता है, द पॉइंट ऑन अ बॉडी इन अ बॉडी वेयर इट्स मास assumed टू बी concentrated इट्स कॉल्ड इज सेंटर ऑफ मास। मतलब क्या हुआ कि ऐसा कोई बॉडी, मान लीजिए एक लेंथ, ये रड है इस लेंथ का, इसका मास अगर आप, हम मानेंगे कहाँ मानेंगे इसका मास, बीच में होगा सेंटर। और ये यूनिफॉर्म रड हुआ तो उसके बीच से आप अगर हाथ डालिएगा तो ये बीच में अगर यहाँ उंगली डालेगा तो ये आपको ऐसे जो है ना रुक जाएगा। और ये अगर रुक गया बीच में ना ऐसे, तो इसका जो सेंटर होगा, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ होगा, हम बोलेंगे इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है ना, तो ये इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। तो इसका सारा मास कहाँ जूम है, सेंटर में, इसके सेंटर में। कि ऐसा पॉइंट जहां पे हम सारा मास को जूम कर लें किसी बॉडी का, वो होगा सेंटर ऑफ मास, ठीक है। यूनिफॉर्म शेप का जब भी बॉडी होगा ना, उसके बीच में सेंटर ऑफ मास माना जाता है यूनिफॉर्म में, मतलब इसके मिडल में है ना, तो ये इसका सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट ऑन एनी बॉडी एट विच ऑल द फोर्सेस ऑफ ग्रेविटी ऑन द होल of the body can be assumed to act is called center of gravity। मतलब क्या हुआ कि किसी भी बॉडी में जहां पे सारा फोर्सेस हम काउंट करेंगे एक जगह लग रहा है ना, उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए यहाँ पे अगर नीचे की ओर काम करे दोनों फोर्सेस, और इसका जो फोर्सेस होगा, ठीक है, जहां पे जिस पॉइंट पे हम एक्ट करेंगे मान रहा है ना, मतलब क्या हुआ ऐसे समझिए कि नॉर्मल केसेस में यूनिफॉर्म ग्रेविटी, जब भी यूनिफॉर्म ग्रेविटी का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से जितना फोर्स लग रहा है इस पे है ना, यहाँ उतना ही लग रहा है यहाँ पे नीचे की ओर, ये फोर्स लगने की वजह से इसका जो सेंटर ऑफ मास है वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा। जब भी यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड हो तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इक्वल टू सेंटर ऑफ मास होता है, जो है सेंटर ऑफ मास बराबर होता है, ठीक है। ये कब होता है, जब ये यूनिफॉर्म हो ना, जब मतलब क्या हुआ ये यूनिफॉर्म फील्ड में। देखिए अगर यूनिफॉर्म फील्ड ना हो ना तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास अलग अलग हो जाता है। अर्थ पे आप कोई भी चीज रखिएगा तो अर्थ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है सेंटर ऑफ मास के बराबर होगा, क्योंकि अर्थ एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक ये ग्रेविटेशनल फील्ड बनाता है, ठीक है। तो इसलिए अर्थ पे जो है आपको टेंशन नहीं लेना, लेकिन और किसी जगह पे है ना, अगर ग्रेविटेशनल फील्ड अगर अलग अलग हो तो क्या होगा, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग होगा। लेकिन यूनिफॉर्म जब भी हो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यूनिफॉर्म, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी कब सेंटर ऑफ मास के बराबर होता है, जब ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिफॉर्म हो। तो आप कह सकते हैं व्हेन ग्रेविटेशनल फील्ड इज यूनिफॉर्म। तो जब ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिफॉर्म हो तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है सेंटर ऑफ मास के बराबर हो जाएगा, ठीक है, दोनों सेम जगह आ जाएगा, ठीक है। तो बस ये डिस्कस करना था हमको इसमें। अगर अलग अलग होगा यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड अलग अलग होगा तो ये अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसको कह सकते हैं, ओके। तो यहाँ तक हम इसको रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे यहाँ पे इसके बारे में, जो अर्थ पे किसी वेरिएबल हाइट पे जाएंगे, अलग अलग हाइट पे, तो वहाँ पे जी का वैल्यू होगा स्मॉल जी का वैल्यू, ठीक है। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है उसमें क्या क्या चेंजेस होगा है ना, उनका फिर डेरिवेशन भी करेंगे हम लोग, ठीक है। ओके तो